गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, ऊपर वाले की दुआ से सभी कोई अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम आपके सामने 23rd लेक्चर लेकर के 23वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि पूर्व निर्धारित था, सबसे पहले रिजल्ट कल नहीं, लास्ट सैटरडे को 5 तारीख को जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट सबसे पहले जो बच्चे हर सेक्शन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आए हैं उनके भी नाम बताए जाएंगे। और पूरे इंस्टीट्यूट में जो टॉप 15 है, टॉप 15 में, उनके भी नाम बताए जाएंगे। तो चलिए, आप लोग बेसब्री से, आपको भी इंतज़ार होगा आपके रिजल्ट का। क्वेश्चन कुछ टफ था, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ अच्छा क्वालिटीदार क्वेश्चन मैंने चूज किया था ताकि आपकी असली परीक्षा हो सके। जो बच्चे इसमें अच्छा नंबर लाए हैं, इसका मतलब वाकई वो घर में मेहनत कर रहे हैं। पूरा 2 दिन कॉपी चेक करने में ही गया, सैटरडे और संडे। चलिए, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, आपका मेहनत रंग लाया है, कॉपी से भी पता चलता है। चलिए, अब तैयार हो जाइए। सबसे पहले रिजल्ट, ये रहा आज का रिजल्ट। देख लीजिए आप लोग। पहले स्थान पर है मिस्टर हर्ष कुमार 46 मार्क्स के साथ, जो इंस्टीट्यूट टॉपर भी रहा। नंबर 1 रैंक मिस्टर हर्ष। नंबर 2 मिस्टर विवेक कुमार 44 10A। तीसरा स्थान मिस्टर अविनाश 41, बहुत बढ़िया। चौथे स्थान पर है टोटल 1 2 3 4 स्टूडेंट और सभी ने लाया है 40 मार्क्स। और वो है श्रेया 10A, अर्जुन 10A, अमरजीत 10A और सागर सेकेंड 10C। चलिए, ये चौथा स्थान है, 4th पोजीशन। 5वां स्थान मिस्टर विशाल कुमार 10C 39 मार्क्स के साथ, है ना। चलिए, छठा स्थान पर 3 स्टूडेंट है, मिस्टर मोनल कुमार, मिस्टर आरव और मिस्टर राजहंस, तीनों ही सेक्शन 10A का 38 मार्क्स के साथ। चलिए, अब आ जाइए 7वें पोजीशन पर। 7वां पोजीशन है मिस्टर सुमन राज 10A 37 मार्क्स। 8वां स्थान अंशु 10B 36 मार्क्स। 9वां स्थान में 3 स्टूडेंट है, 35 मार्क्स। अंकित सेकेंड 10B, साक्षी 10C, आयुष 10C, तीनों 35 मार्क्स के साथ। चलिए, बहुत बढ़िया। 10वें स्थान में, टॉप 10 में 10वां स्थान है, 34 मार्क्स। अनुश्री 10A और मिस्टर सर्वेश 10B, दोनों संयुक्त रूप से 10वें पोजीशन पर 34 मार्क्स। 11वां स्थान में 4 स्टूडेंट है, बादल गोस्वामी 10A, आंचल 10B, राजकुमार 10B और ललन 10C, सबों ने 33 मार्क्स लाया है। तो ये 11 हो गया। 12वां स्थान में 3 स्टूडेंट हैं, 31 मार्क्स के साथ। चंदा 10A, अमन 10B और नंदनी 10C 31 मार्क्स। 13वां स्थान अन्नू 10A सेक्शन की 30 मार्क्स। 14वां स्थान रोहित 10C और रामकुबेर 10B 29 मार्क्स के साथ, बहुत बढ़िया। चलिए, और अंत में 15वां स्थान, टॉप 15 में जो जगह बनाए हैं, 5 स्टूडेंट हैं। इसमें से सुमित 10A, प्रियांशु 10A, अनामिका 10A, अंकुश सेकेंड 10B और चंदन कुमार 10B 28 मार्क्स के साथ। तो ये रहा आपका रिजल्ट ऑनलाइन टेस्ट, जो 5 तारीख को सैटरडे को सुबह 8 बजे व्हाट्सएप के थ्रू हुआ था। 50 मार्क्स का फुल मार्क्स 50 था। उसमें से टॉप में रहे हर्ष, सेकंड टॉपर विवेक और थर्ड टॉपर मिस्टर अविनाश कुमार। चलिए, बहुत ग्रेसी भी अच्छा मार्क्स ला सकती थी, लेकिन ग्रेसी टेस्ट नहीं दे पाई, उसका तबीयत ठीक नहीं था। चलिए, इसलिए वो अब्सेंट रही, कोई बात नहीं है। तो ये आपका रिजल्ट रहा। चलिए, अब जो है, अब आप लोग तैयार हो जाइए। सबों का रिजल्ट मैं एक बार सुना देता हूं। जो टॉप 15 में नहीं भी आए हैं वो भी अपना मार्क्स सुन लेंगे, कोई बात नहीं। यदि कम मार्क्स भी आया है
बस मेहनत करते रहिए, रुक जाइएगा तो फिर वहीं से आपका डिमोशन शुरू हो जाएगा, वहीं से आप पतन शुरू हो जाएगा। यदि कम मार्क्स भी आया कोई बात नहीं है, मेहनत कीजिए, लेकिन आगे के लिए तैयार रहिए। बस यही मेरा सलाह है आपसे, कम अंक लाने से घबराइए मत, बस मेहनत कीजिए। हाँ, कम नंबर लाके यदि आप हतोत्साहित होकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर वहाँ से फिर और भी अगले बार कम नंबर आएगा आपको। इसलिए जो बच्चे कम नंबर भी लाए हैं कोई बात नहीं है, अगले बार के लिए तैयार रहिए। आज से लग जाइए, आज से मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, अगला टेस्ट और अच्छा नंबर लाइएगा आप। चलिए 10 सेक्शन ए से विवेक 44, हर्ष 46, श्रेया 40, मोनल 38, बादल गोस्वामी 33, अर्जुन 40, आरब 38, राजहंस 38, सुमन राज 37, अनुश्री 34, कोमल 23, किशन 26, किरण 18 नंबर, अन्नू 30, सुमित 28, अमरजीत 40, जयकांत 22, अविनाश 41, चंदा 31, राजन 26, अनुप्रिया 15, शिवानी 26, प्रियांशु 28, शिवम राज 28, टाइगर 15 और लास्ट में अनामिका 28। ये 10 सेक्शन ए के सभी स्टूडेंट थे। 10B अंकुश सेकेंड 28, सर्वेश 34, सर्वेश अच्छा मार्क्स लाए हैं, अंकित सेकेंड 35, अमन 31, दुर्गेश 24, आंचल 33, आंचल भी मेहनत कर रही है, नेहा 15 नंबर, अंकुश 27, निखिल 12, सोहल 13, चंदन 28, राजकुमार 33, अंशु 36, खुशी 10 नंबर, अमन सेकेंड 8 नंबर, पीयूष 9 नंबर, रजनीश 11 नंबर, रामकुबेर 29, प्रियांशु 25, शिल्पी 16, अंकित फर्स्ट 12, विश्वजीत कुमार 15 मतलब 15 नंबर, प्रीति 25 नंबर 25। चलिए एंड अब बारी है 10 सेक्शन सी की। सागर फर्स्ट 6 नंबर, नंदनी 31, ज्योति 23, मनीषा 11, साक्षी 35, आयुष भी 35। चलिए पीयूष 7 नंबर, विशाल 39, कोमल 21, सागर सेकेंड 40 नंबर, टॉपर रहे हैं ये 10 सेक्शन सी से। काजल 15 नंबर, ललन 33 नंबर, रोहित 29, खुशी 17। 80 से भी ज़्यादा बच्चों ने टेस्ट दिया है, बहुत खुशी हुई। चलिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप हमारा साथ दे रहे हैं, खुद का भविष्य भी बना रहे हैं साथ ही साथ। चलिए बहुत अच्छी बात है। 10 सेक्शन डी से रमेश 15, आशीष 12, आदित्य 3 मार्क्स, कुमकुम 14, खुशी 10, लक्ष्मी 10, शिल्पी 2। चलिए अब अंत में बारी है हर सेक्शन से टॉप 5 सुनाने का। तैयार रहिएगा, बहुत जल्द इंस्टीट्यूट खुलेगा तो फिर आप लोग को पुरस्कृत भी किया जाएगा। हम जैसा कि पहले बोले थे बात से पीछे नहीं हटेंगे, निश्चिंत रहिए। जो मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ पुरस्कृत करना आवश्यक है और हम करेंगे। चलिए अब ईच बैच टॉपर, हर बैच से हम लोग ले लेते हैं। 10 सेक्शन ए से पहले स्थान पर रहा हर्ष 46, दूसरे स्थान पर विवेक 44, तीसरा स्थान अविनाश 41, चौथा स्थान श्रेया, अर्जुन और अमरजीत तीनों संयुक्त रूप से 40 नंबर लाके चौथे स्थान पर, और अंत में 5वां स्थान रहा 38 मार्क्स 3 स्टूडेंट का, मोनल, आरब और राजहंस। ये 10 सेक्शन ए से। 10B से बैच टॉपर रही अंशु कुमारी 36 मार्क्स के साथ, दूसरे स्थान पर अंकित सेकेंड 35, तीसरा स्थान मिस्टर सर्वेश कुमार 34, चौथा स्थान 33 आंचल और राजकुमार, और अंत में 5वां स्थान रहा 31 मार्क्स के साथ मिस्टर अमन कुमार। चलिए 10 सेक्शन सी से बैच टॉपर 40 मार्क्स के साथ मिस्टर सागर सेकेंड रहा, दूसरे स्थान पर 39 मिस्टर विशाल कुमार, तीसरा स्थान साक्षी और आयुष का संयुक्त रूप से रहा 35 मार्क्स के साथ, चौथा स्थान 33 ललन और अंत में 5वां स्थान 31 नंदनी कुमारी।
चलिए 10D से पहले स्थान पर मिस्टर रमेश रहा, दूसरे स्थान पर कुमकुम, तीसरे स्थान पर आशीष, चौथे स्थान पर खुशी और लक्ष्मी, और अंत में 5वां स्थान रहा मिस्टर आदित्य कुमार का। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए जी जान से। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। ये आपका मेहनत ही दिख रहा है कि इतने बच्चे घर में बैठ करके भी इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये कदापि संभव नहीं हो पाता। चलिए कोई बात नहीं, जो कम मार्क्स भी लाए हैं थोड़ा और मेहनत कीजिए। कुछ मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गया, नहीं तो फिर कम मार्क्स नहीं आता। और मेहनत कीजिए ताकि अगला बार जब फिर हो तो और अच्छा मार्क्स ला सकें आप लोग। एक और सूचना आप लोग को दे दें, परसों मतलब बुधवार को सुबह 6 बजे एक मीटिंग रखा गया है इंस्टीट्यूट में। सभी बच्चे आएँ उसमें 10th क्लास में, बुधवार को सुबह 6 बजे 9 तारीख को। तो उसमें आए, उसमें ये ही बात करने के लिए मीटिंग रखा गया है कि आगे की पढ़ाई को कैसे जारी रखना है, कैसे करना है, सिलेबस रिगार्डिंग क्या बात होगी और इंस्टीट्यूट कब से खुल पाएगा, वो सब भी बात हम लोग देखेंगे, सोचेंगे। और फिर आप हाँ एक चीज़ ध्यान रखें, जब आएँ आप लोग तो मास्क लगा करके आएँ और उचित दूरी बना करके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बुधवार को 9 तारीख को सुबह 6 बजे क्लास 10th के स्टूडेंट और उधर 6, 7, 8, 9 के जो भी स्टूडेंट हैं उनको 8 बजे बुलाया गया है उसी दिन, और 10th वाले को बुलाया गया है 6 बजे सुबह में, बुधवार 9 तारीख को। चलिए ध्यान रखिएगा, एक मीटिंग है, उस मीटिंग को अटेंड करना आवश्यक है सबों के लिए। बैग की आवश्यकता नहीं है, उस दिन बैग लेके नहीं आए, बैग का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आपके सामने 2 सवाल है, हम दोनों को बारी बारी से बनाएंगे, है ना। जो दोस्त आपके नहीं जुड़ पाए हैं ऑनलाइन क्लास से, तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको सूचना दे दें कि 9 तारीख को सुबह 6 बजे इंस्टीट्यूट आना है। एक मीटिंग है कि आगे की पढ़ाई से संबंधित टॉपिक पर बात करने के लिए बिना बैग लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा करके, है ना, क्योंकि 8 तारीख तक बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन है और उम्मीद है कि 9 तारीख से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 9 तारीख को आपको आना है सुबह में 6 बजे, 10th क्लास 6 बजे, अदर देन 10th 8 बजे, 10th को छोड़ के 6, 7, 8, 9 जो भी हैं वो 8 बजे से, ठीक है। तो जो नहीं जुड़े हैं उन्हें आप फ़ोन करके बता देंगे कि ऐसे ऐसे अरविंद सर के द्वारा बोला गया है, इतने बजे आना है, इतने तारीख को आना है। चलिए अब हम लोग 4.1 एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? 4.1 द्विघात समीकरण का ये फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है। आप लोग भी अपना अपना बुक खोल लें, ज़्यादा बेटर होगा। जब बुक शुरू हो जाए तो बुक खोल लेना चाहिए। पहला सवाल क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला सवाल है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3, और एक और सवाल लिए हैं 7 नंबर का, इसी का 7, पहला का 7, x+2 का होल क्यूब बराबर 2x × x। हम 2 सवाल बताएंगे, आज बहुत छोटा क्लास लेंगे हम, है ना। चलिए रिजल्ट हुआ है आज, खुशी का बात है, मिठाई बंटना चाहिए, है ना। चलिए हम भी मिठाई खाएंगे जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो आपके द्वारा। तो देखिए ये इस टाइप का हम ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में, कि हमको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बस सिंपल सा बात है। तो जो यदि सॉल्व हो सके तो थोड़ा दूर सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में पता चल जाएगा। यदि घात 2 हुआ, बचा 2, मान लीजिए 2 2 कट गया, तब तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। 2 घात वाला यदि कट गया तो वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। a+b के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए इसको। यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यहाँ होल क्यू है तो इसको a+b के होल क्यू में तोड़ेंगे। जैसा रहेगा वैसा करेंगे। तो चलिए इसको होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। क्या सूत्र होता है? a² + b², a के जगह x है, b के जगह 1 है, प्लस 2ab, a का मान x और b का मान 1।
बैठा दिए इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह x, b के जगह 1, 2ab, a का मान 1, b का मान सॉरी a का मान x और b का मान 1। ठीक है, अब इसको गुना कर देते हैं 2 इंटू एक्स से, 2x दोनों से गुना होगा, पहले इससे और 2 को -3 से गुना करेंगे तो -6 हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर का मतलब x गुना x 2 बार कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो गया। अब इन दोनों को भी इधर बुला लीजिए, सबको एक तरफ बुला लेते हैं। देखिए द्विघात समीकरण वाले में क्या करते हैं, चैप्टर में सबको LHS में बुला लेते हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या करते थे कि चर को बायां तरफ बुला लेते थे, अचर को दाहिने तरफ छोड़ देते थे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके लिए फायदा होगा, सहूलियत होगा। -6 को इधर बुला लीजिए तो क्या हो जाएगा, +6 हो गया, प्लस 2x माइनस 2x कट गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर 6 भी अचर है, 1 भी अचर है, दोनों समान चिन्ह में है, 6 एक साथ जुड़ जाएगा बराबर 0। अब देखिए, अब बताइए, अब इससे आगे हम इसका सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, इसके बाद रास्ता ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि घात कितना है, पावर कितना है, 2 है ना। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, यही पूछ रहा था। है, क्योंकि घात 2 आया है ना। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका घात 2 हो गया। कितना सिंपल सवाल था। इसी तरह आपको बाकी इस चैप्टर में, इस नंबर में, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सवाल है, सबको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है। सारे चर अचर को बाएं तरफ में लाना है, उधर दाहिने तरफ में बराबर 0 कर देना है, और देखना है यदि घात 2 आया तो द्विघात समीकरण है, और घात 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं। चलिए अब हम लोग इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। इसको a प्लस बी के होल क्यू में तोड़ेंगे, यहाँ पावर 3 है तो याद कीजिए a प्लस बी का सूत्र, a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी सूत्र पे इसको तोड़ देना है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर था तो स्क्वायर वाले पे तोड़े, है ना, जो रहेगा उसी पर मत तोड़िएगा आप। तो चलिए, तो A 7 नंबर सवाल है। सवाल एक बार जरूर मिला लिया कीजिए, नहीं तो सारा मेहनत बेकार हो जाए। x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर में, ठीक है। तो इसको A के जगह कितना है, देखिए A के जगह है x और B के जगह कितना है 2। तो बस आपको भी क्या करना है, A के जगह x रख देना है, B के जगह 2 रख देना है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी हो जाएगा। सिंपल सा बात है। तो चलिए a क्यू, a का मान x है, x क्यू हो गया, a क्यू हो गया, प्लस b क्यू, प्लस दे दिए, b का मान 2 है। उसके बाद कितना है, प्लस 3ab, 3a, a का मान x है, b का मान 2 है, हो गया, इंटू a प्लस b ब्रैकेट के अंदर, a के जगह x और b के जगह 2, है ना। अब देखिए 2x को इन दोनों से गुना कीजिएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x क्यू। कैसे हो गया ये आप समझ रहे होंगे। 2x को जब हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, यहाँ x पर पावर 1 छिपा हुआ है तो 2, और x को x से जब गुना होगा तो गुना में बेस समान रहने पर पावर जुड़ जाता है, तो दोनों में x x है तो इसका 2 और इसका 1 जुट करके क्या हो जाएगा, यहाँ x पर पावर 3 मतलब 2x क्यू होगी, है ना। अच्छा, माइनस 2x को 1 से गुना कीजिएगा तो 2x ही रह जाएगा। आप जानते हैं कि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का होल क्यू, x क्यू, 2 का होल क्यू 8, है ना, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 3 गुना x गुना 2, 3 दूनी 6x इंटू एक्स प्लस 2 कितना हो गया इधर, 2x क्यू माइनस 2x, x क्यू
प्लस 8। अब देखिए 6x को इन दोनों से गुना कीजिएगा तो 6x इंटू एक्स कितना हो गया 6x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस प्लस 6x को 2 से कितना हो गया 12x हो गया, है ना। अब एक काम कीजिए, इन दोनों को भी इधर बाएं तरफ बुला लीजिए तो प्लस 2x³ जब इधर आएगा तो माइनस 2x³ हो गया। अब माइनस 2x जब इधर आएगा तो प्लस 2x हो गया। अब बराबर कितना हो गया 0 हो गया, है ना। तो इसको उतार लीजिए यहाँ तक। हाँ, तो उतारते भी चलिए साथ साथ, अच्छा रहेगा। नहीं तो पहले समझ लीजिए तब उतारिएगा, दोनों तरीका ठीक है। x³ में माइनस 2x³ चला जाएगा। आप ही सोचिए, एक में 2 घट रहा है तो -1 हो जाएगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। x³ में 2x³ चला गया तो -1x³, तो 1 नहीं लिखेंगे, सीधा सीधे -x³ हो गया। x³ में x³ वाला घटेगा, स्क्वायर वाला बेचारा अकेला है, इसको लिख देते हैं 6x स्क्वायर। x वाला 2 है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x वाला x वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो 12x और 2x कितना हो गया 14x। दोनों प्लस में है तो समान चिन्ह में जुड़ता है। और अचर पद बेचारा अकेला है तो अचर पद को उतार दिए, अब बराबर 0। अब बताइए, अब तो इससे सॉल्व आगे नहीं हो पाएगा, है ना। एक पावर 3 वाला है, एक पावर 2 वाला है, एक पावर 1 वाला है और एक अचर पद है। अचर पद का पावर 0 माना जाता है, ठीक है। तो अब बताइए इस बहुपद का इस पूरे समीकरण का घात कितना हो गया। सबसे बड़ा पावर देखा जाता है तो यहाँ सबसे बड़ा पावर कितना है 3, है ना। मतलब कि 2 नहीं है 3 है। और हम क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसका घात 2 हो गया। नहीं है इसका मतलब ये। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, हो गया। यदि घात 2 होता तो द्विघात समीकरण होता। 2 के बदले कुछ भी हो गया, 1 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इसका मतलब वह द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसी चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 के अगले सवाल की ओर। एक्सरसाइज 4.1 के ही दूसरा का 1 नंबर सवाल। कहा क्या रहा है, पहले इस बात को ध्यान से समझिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है ना। तो पहले कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण बनाना है, केवल द्विघात समीकरण बनाना है, x का मान नहीं ज्ञात करने बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, मतलब मूल नहीं ज्ञात करना है। क्या रहा है सवाल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए एक आयताकार भूखंड है, आयत के आकार का, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसी तरह का एक आयताकार भूखंड है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। समझिएगा, ऐसा समझिए कि आप किसी को समझा सकिए, उसको पढ़ना बोलते हैं, उसको समझना बोलते हैं। हम किसी को समझा ही ना पाएँ तब तो आपका पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए ऐसा ना हो। देखिए एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा है। जैसे मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड है, यह भी तो एक आयताकार है, इसमें ये बड़ा वाला भाग लंबाई है और ये छोटा जो होता है वो चौड़ाई है। क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा, वर्ग में होगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है कि इसकी लंबाई मीटर में जो है वो चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है। समझिए, हम आपको बोले कि आपके पिताजी की आयु आपकी आयु के दुगुने से 1 साल अधिक है, 1 साल अधिक है।
तो मान लेते हैं आपका आयु 20 साल है, सपोज दैट, है नहीं, हम मानने में क्या लगा, 20 साल है, तो आपके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? सोचिए, हम क्या बोले, आपकी आयु के दुगुने से 1 साल ज़्यादा, तो 20 का दुगुना 40, उसका 1 ज़्यादा, 1 जोड़ दीजिए 41, मतलब पापा की उम्र हो गई 41। कितनी हो गई? 41 साल। उसी तरह का ये सवाल है कि एक आयताकार भूखंड है, इसका चौड़ाई से जो लंबाई है वो दुगुने से 1 मीटर अधिक है। तो ऐसा कीजिए, आप मान लीजिए कि इस आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? इसका दुगुना, x का दुगुना कितना? 2x, और उससे 1 ज़्यादा, तो +1, 2x + 1 मीटर हो जाएगा इसका लंबाई, नहीं होगा? समझिए, क्योंकि क्यों सवाल में कहा जा रहा है, तो मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर आप चौड़ाई मान रहे हैं, ठीक, हम लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं उस पर। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, पूरा भी लिख सकते हैं, x मीटर, सवाल क्वेश्चन मीटर में है इसलिए आपको भी मीटर में ही मानना पड़ेगा। इसलिए आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई का दुगुना से 1 मीटर अधिक, तो x का दुगुना 2x, उससे 1 ज़्यादा, कहता 1 कम, तो -1 कर देते, ज़्यादा कर रहा है तो +1 कर देंगे। अब यहाँ पर एक बात आपके मन में उठ सकता है कि सर हम लोग कैसे समझेंगे कि लंबाई को मानना है x या चौड़ाई को मानना है x? इस टाइप का दूसरा सवाल यदि आ जाता है तो देखिए, हम लोग, आप प्रश्न को, इसके इस क्वेश्चन के आंसर के लिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 मीटर अधिक है, तो निश्चित तौर पे हमको चौड़ाई मानना होगा, तब ना उसका दुगुना से 1 जोड़ेंगे तो लंबाई निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए वो पापा बेटा वाला सवाल है, हम कह दें कि माना आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगुने से 1 साल ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या मानना होगा? सोचिए, उसकी पुत्री की आयु x मानेंगे, यहाँ y नहीं मानते, एक ही चर मान के बनाते हैं द्विघात समीकरण के चैप्टर में। 2 चर वाले में समीकरण जो भी चैप्टर खत्म हुआ 3.1 से लेकर 3.6 तक, उसमें 2 चर मानते थे x और y, लेकिन नहीं, द्विघात समीकरण वाले में क्या करते हैं, एक ही चर मानिएगा तभी ना द्विघात समीकरण बनेगा। यदि आप 2 चर मान लेते हैं तो आगे जाके फिर उसको 1 चर वाले में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना शुरू से ही मान के चलें, हमको आसान पड़ेगा। तो हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु वाला सवाल मान लीजिए रहे, उसको हम द्विघात समीकरण की विधि से यदि बनाना है तो हम उसकी पुत्री की आयु मानेंगे, तब ना आफ्ताब की आयु हो जाएगी 2x + 1। तो थोड़ा सवाल को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, ध्यान से 1-2 बार पढ़िएगा कि क्या मानना है, 2 टर्म में से क्या मानना है। जैसे हम बोल दें कि 1 केजी अंगूर का मूल्य सेब 1 केजी सेब के मूल्य के चौगुने से 5 रुपया कम है। समझिए बात को, सेब और अंगूर वाला सवाल आ जाए इसी चैप्टर में, तो क्या करा है, 1 केजी सेब का मूल्य, नहीं, 1 केजी अंगूर का मूल्य सेब के मूल्य के चौगुने से, तो वहाँ सेब का मूल्य मानना पड़ेगा, x रुपया प्रति केजी है, सेब का मूल्य मान लेंगे, तो अंगूर का हो जाएगा 4x माइनस समथिंग जो भी रहेगा। तो सवाल को 1-2 बार आप जब पढ़िएगा तोड़ तोड़ के, तो आप खुद समझ जाइएगा कि उसमें क्या मानना है, चिंता नहीं करना है। हो गया? अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि चौड़ाई या लंबाई हो गया, x से ही हो गया, y नहीं मानना है, द्विघात समीकरण में एक ही चर मानते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जो लिखिए पूरा लिख दीजिए, कोई बात नहीं। आयताकार भूखंड, भू मन जमीन, खंड मन टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए कोई भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई, तो लंबाई कितना है 2x + 1 गुना चौड़ाई कितना है x। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, चाहे तो यहाँ लिख दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई, और भी कॉपी चेक करने वाले और भी खुश हो जाएंगे। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना 528। लंबाई कितना है 2x + 1, चौड़ाई कितना है केवल x। अब मात्रक मत लिखिए, लास्ट में लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आया शुरू में और लास्ट में, बीच में कोई ज़रूरत। बराबर कितना 528। अब देखिए x को बारी बारी से इन दोनों से गुना होगा, x × 2x, 2x²। x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा। अब प्लस 528 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -528। अब बराबर कितना 0। अब देखिए, अब इसको सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, इस चीज को ध्यान रखिए। हम बार बार रिपीट करते हैं कि जितना कहा जाए उतना ही करना चाहिए। इसमें नहीं बोला गया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें तो आपको भी लंबाई और चौड़ाई नहीं निकालना है ना। केवल क्या कहा गया, पहला लाइन पढ़िए सवाल का, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब केवल द्विघात समीकरण बनाने बोला जा रहा था और वो बन गया, हो गया, काम खत्म। लिखेंगे यही अभीष्ट द्विघात। अभीष्ट का मतलब, अभीष्ट का मतलब हुआ कि जो प्रश्न में पूछा गया है वह द्विघात समीकरण यही है। अब कहिएगा कि सर सवाल में तो एक और चीज लिखा है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। किसको करनी है, आपको नहीं, क्वेश्चन बनाने वाले को करना है। बात समझिए, वो करेगा, आपको केवल समीकरण बनाने के लिए कहा गया है। तो समीकरण बनाना, जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी बोलती है आपको कि रे हर्ष खिचड़ी बनाना है, दाल और चावल ले आओ। तो खिचड़ी बनानी है किसको, आपकी मम्मी को। आपको क्या बोला गया, फलाना फलाना चीज़ तुम ले आओ। तो क्या करते हैं आप, ला के बना भी देते हैं खिचड़ी? नहीं, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। मम्मी बोली खिचड़ी बनानी है बेटा, ये चीज़ ले आओ। तो मम्मी खिचड़ी बनाएगी, आपको केवल सामान जुटाना है। वही चीज़ यहाँ है। सवाल में क्या कर रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। किसको, जो क्वेश्चन बनाया है उसको। आपको क्या कहा जा रहा है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला लाइन पढ़ लीजिए, सबसे ऊपर वाला। तो आपको क्या करना है, केवल द्विघात समीकरण बना देना है और यही लिख देना है, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। और x का मान नहीं निकालना है। समझ गए आप लोग? x का मान हम कब निकालेंगे, अगला चैप्टर में, जब कहेगा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा कि लंबाई चौड़ाई निकालो, तब आप x का मान निकालेंगे। जिस विधि से होगा, गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ना चाहते हुए भी क्लास लंबा ही हो जाता है। रोज़ सोचते हैं आज छोटा क्लास लेंगे, लेकिन क्लास हो ही जाता है बड़ा। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा का दूसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, उसको करना है। आपको ऊपर में ही बोल दिया है, खाली समीकरण बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आप जानते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, है ना। पूर्णांक जो पूर्ण अंक में, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक, यहाँ धनात्मक है तो हमको भी धनात्मक ही मानना पड़ेगा। माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी ब्रैकेट में दे दीजिए
क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी। देखिए अब यहीं पर आपको समझना है क्या कह रहा है कि दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, ये कंटिन्यूअस लगातार। जैसे कि इसको समझिए, जैसे कि एक 16 है तो 16 के जस्ट बाद कौन है 17, ये दोनों क्रमागत हो गया है ना, मतलब क्रम से आने वाला। जैसे कि 12 कोई एक संख्या है तो 12 के क्रमागत कौन होगा 13, उसमें एक जोड़ दीजिए, अगली संख्या जो भी होगी वो क्रमागत हो गई। उसके बाद वाली या उसके पहले वाला भी आप ले सकते हैं, एक घटा के या एक जोड़ के, कोई भी। जैसे मान लीजिए 112 कोई एक संख्या है, हम बोले कि जस्ट इसके क्रमागत कौन सी संख्या होगी, क्रम से आने वाला, उसमें एक जोड़ दीजिए मने मन। 112 में एक जोड़ दीजिए तो 113, ये हो गया, दोनों क्रमागत हो गया है ना, दोनों भाई हो गया। तो अब उसी तरह पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या x है तो दूसरी मतलब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी x+1, इसी तरह से है ना। मतलब कोई भी क्रमागत संख्या निकालने के लिए हम लोग उसमें एक जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, बस नहीं जोड़ देंगे, हो गया। यदि कहता क्रमागत सम संख्या तो 2 जोड़ना पड़ता, क्योंकि सम संख्या 2-2 के अंतराल पे आता है। विषम में भी 2 ही जोड़ना पड़ता, क्योंकि विषम भी 2-2 के अंतराल पे ही आता है। जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो उस विषम भी कहेगा तो पहला x तो दूसरा x+2, सम भी कहेगा पहला x दूसरा x+2। लेकिन यदि पूर्णांक कहेगा, यदि प्राकृत संख्या कहेगा, पूर्ण संख्या कहेगा तो एक जोड़ना है, पहला x तो दूसरा x+1। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 306 है, इसका पहला का और दूसरे का दोनों का गुणनफल x का और दूसरा संख्या कितना है x+1 का, दोनों का गुणनफल तो यहाँ गुना कर दिए, अब बराबर कितना है 306, 306। जो कहा हम वो कर दिए। अब कोई कहेगा बच्चा कि सर 306 कैसे है, हमको ये समझाइए कैसे हुआ। अरे कैसे है मेरे भाई, तो हमको भी नहीं पता, क्वेश्चन में बोल रहा है हम लिख दिए है ना। क्या बोला कि दोनों का गुणनफल 306 है, अब कैसे है हमको क्या पता, क्वेश्चन जो बनाया है उससे पूछो है ना। हमको भाई जो बोला कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर 306, जो बोला हम लिख दिए। अब इससे समीकरण बना लेंगे, x × x, x², x गुना 1 x, अब बराबर 306 को इधर बुला लो। अब देखो यह एक द्विघात समीकरण बन गया है ना, x² पावर 2 हो गया, यहाँ 1 पावर, यहाँ अचर पद है तो ये घात 2 हो गया। और हमको केवल समीकरण बनाने ही बोला गया था, द्विघात समीकरण बनाने, बन गया, काम खत्म। यही अभीष्ट। अब यहाँ पर कोई तेजपनी करेगा कि हमें x का मान भी निकाल देते हैं, तब निकालिए। आपको इतना बोला जा रहा है कि नहीं निकालिए, नहीं निकालिए, क्योंकि नहीं बोला गया है तो आपको भी नहीं निकालना है। बैठारी है तो अलग बात है, तो बैठारी में भी मत कीजिए, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल में क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण बनाइए, बना दिए। तो हाँ, x का मान कब निकालते, जब सवाल में आपको आदेश दिया जाता कि दोनों पूर्णांकों को ज्ञात करें। जैसे 4.23 में आएगा, बेसब्र मत होइए, तब वहां पर हम क्या करेंगे, किसी भी विधि से, या तो गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से x का मान निकालेंगे। लेकिन यहां नहीं कहा गया है तो नहीं, यहां केवल समीकरण बनाने के लिए बोला गया। हो गया आंसर, बोलिए 4 लाइन में काम खत्म। चलिए अब बाकी 2 सवाल हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, आप खुद से बनाइएगा, भाषा उषा हम कुछ नहीं लिखते हैं। पहले 2 का 3 नंबर सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखिए रोहन और उसकी माँ, 2 कैंडिडेट है, सब जगह 2 चीज़ रहेगा। देखिए पहला सवाल में क्या क्या था, लंबाई चौड़ाई, दूसरा में क्या था, 2 पूर्णांक, 1 पूर्णांक नहीं 2 पूर्णांक, और तीसरा में क्या है, रोहन और उसकी माँ।
बोले ना एक हाथ से ताली नहीं बजता है, उसी तरह सवाल में दो चीज़ होना जरूरी है, तभी ना इक्वेशन बनेगा। तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर, बट हम बोले थे क्या बोले थे, जब भी आयु माना जाता है वर्तमान आयु माना जाता है, बोले थे ना, सवाल में जिक्र हो या नहीं आप वर्तमान मानिए। वर्तमान मतलब अभी की आयु, आज के डेट में आपकी आयु, रोहन की आयु कितनी है, इसलिए रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी होगी, क्या कह रहा है कि उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो इसमें रोहन में 26 जोड़ देंगे तो उसकी मां की आयु निकल जाएगी, है ना। आप अपने पर ले लीजिए ये उदाहरण, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका उम्र है 14 साल, हम बोले कि आपकी जो आयु है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, कुमकुम कुमारी है, अब हम बोले कुमकुम की आयु से उसकी मम्मी की आयु 26 साल अधिक है, तो आप क्या कीजिएगा, माना कुमकुम की आयु x वर्ष, तो उसकी माँ की आयु उसके कुमकुम की आयु में 26 जोड़ दीजिएगा। कुमकुम मान लीजिए 14 वर्ष की है, तो उसकी मम्मी की आयु हो जाएगी 14 और उसमें 26 जोड़ दीजिए, 40 साल हो गया, है ना। तो यही तरीका है। तो उसी तरह हम लोग रोहन की वर्तमान आयु मान लिए, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु x + 26 वर्ष हो गया। अब प्रश्न को का अगला लाइन पढ़िए, क्या कह रहा है कि उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अभी नहीं, 3 साल के बाद दोनों का, रोहन का और उसकी मां की आयु का गुणनफल मतलब गुना 306 हो जाएगा, ही ना है 300 कितना 360 360। कब, रोहन की आयु और उसकी मां की आयु, अभी नहीं 3 साल बाद। तो पहले ये निकालिए कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी और उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, है ना। बिल्कुल आसान। 3 वर्ष बाद, अभी है रोहन की आयु x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, अब यहाँ वर्तमान नहीं लिखिएगा क्योंकि 3 साल बाद का आयु बता रहे हैं आप। अब देखिए इसी पर एक चीज़ हमको याद आ गया कि देखिए जैसे कि 3 साल बाद का आयु हम बता देते हैं, सोचिए भविष्य आपका बता रहे हैं। इसी पर एक चुटकुला था कि एक बाबा बोला कि हम तुमको 2 साल आगे का बता देंगे बेटा भविष्य। बहुत उत्सुक हो गया, तो बोला कि बताओ अभी तुम्हारा उम्र कितना है, तो बोला इतना वर्ष, 32 वर्ष। बोला 2 साल के बाद तुम 34 वर्ष के हो जाओगे। अरे सही है, हम 2 साल के बाद 34 साल के बाद हो जाएंगे, 34 साल के हो जाएंगे। वाह 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 वाह, उसको ठग के चला गया, है ना। मतलब भविष्य बता दिया, 2 साल आगे का आयु, उसमें बताना क्या है, 2 साल आगे में 2 जोड़ दीजिए, 3 साल आगे का कहेगा 3 जोड़ दीजिएगा, 5 साल आगे का कहेगा मेरा भविष्य बता दिया। अरे भविष्य क्या, 10 साल बाद का आयु कहेगा 10 जोड़ देना है। तो उसी तरह 3 साल बाद रोहन की आयु, अभी रोहन की आयु है x, तो 3 साल के बाद कितना x + 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे उसमें। अब बहुत बच्चा यहाँ क्या कर देता है, 3x लिख देता है, x + 3 को जोड़ के लिख देगा 3x। अरे मेरे भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गया। आप ही सोचिए, आप क्या किए, गुना कर दिए। अभी आप हैं 14 साल के, 3 साल के बाद क्या आप 14 गुना 3, 14 तिया 42 साल के हो जाइएगा, जो आप गुना कर दिए। अभी आप 14 साल के हैं, 3 साल के बाद आप 42 साल के हो जाइएगा। नहीं, उसमें गुना नहीं करना है, उसको जोड़ना है। 14 + 3 17 साल के हो जाएंगे। तो उसी तरह से हम यहाँ गुना करेंगे, गुना नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। क्या कर रहा है, 3 साल बाद रोहन की आयु अभी कितना है x, तो 3 साल बाद x + 3, ये चर है ये अचर है, तो नहीं जुटेगा, अलग अलग ही लिखाएगा। अच्छा, 3 वर्ष बाद
रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? अभी कितना है? x + 26, इसमें 3 जोड़ दीजिए, इतना वर्ष मतलब अभी है x + 26, 3 साल के बाद निकालने 3 जोड़ देंगे, x + 29। अब आ जाइए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 साल बाद रोहन की आयु x + 3 और उसको गुना करना है 3 साल बाद उसकी माँ की आयु से, x + 29, अब बराबर कितना? 360। हो गया, काम खत्म। बोलिए भारी है? क्या कर रहा है? 3 साल बाद बेटा और माँ की आयु का गुणनफल 360 वर्ष है। अब इसको गुना कर देंगे, एक द्विघात समीकरण बना देंगे, लास्ट में लिख देंगे यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। गुना करने आप जानते हैं x × x स्क्वायर, x को 29 से 29x, पहले x को इन दोनों से गुना कर लिए, अब 3 को भी दोनों से गुना कीजिए, 3 × x, 3x, 3 को 29 से 87, अब प्लस 360 को इधर बुला लीजिए, -360, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। स्क्वायर वाला बेचारा अकेला है, इसको लिख दिए। अब देखिए 29x और 3x दोनों समान चिन्ह में जुड़ता है, दोनों x वाला है, 29 घोड़ा 3 घोड़ा तो कितना हो जाएगा? 32 घोड़ा, मतलब 32x समान चिन्ह में जुड़ता है। अब देखिए ये अचर पद है, ये अचर पद से जुटेगा या घटेगा? स्क्वायर वाला अकेला था तो उसको अकेला लिख दिए। अब देखिए ये प्लस माइनस विपरीत चिन्ह में घटेगा, घटा दीजिए, 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 273 है ना। अब देखिए 273 बड़ा कौन है? 360 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, बराबर कितना हो गया? 0। आपको केवल समीकरण बनाना था, हो गया। यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है ना। यदि इसी में कहता कि रोहन और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तब हमें x का मान निकालना पड़ता, वो अगले चैप्टर में आएगा। अभी केवल आपको समीकरण कहा गया है, समीकरण निकाल दिए। अब चलिए इसी चैप्टर का एक अंतिम सवाल है, अंत भला सो सब भला, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, दूसरा का 4 नंबर सवाल। क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। चलिए सवाल को समझते हैं। एक रेलगाड़ी है, वो A से B तक 480 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करती है एक समान चाल से। मान लेंगे उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल जब भी मानते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज़्यादातर मानते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि यदि उसका चाल कम होता, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, मतलब x नहीं हो करके उससे 8 कम का मतलब x - 8 होता यदि, तो समय ज़्यादा लगता, 3 घंटा ज़्यादा लगता। ये तो लाजमी है कि यदि किसी रेलगाड़ी की चाल कम हो जाएगी तो उसको वही दूरी तय करने में पहले से ज़्यादा समय लगेगा, नहीं लगेगा। स्पीड कम हो गया तो समय ज़्यादा लगेगा। तो चलिए क्या ज्ञात करना है, देखिए उनको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसलिए 480 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना? 480, दूरी चेंज नहीं हो रहा है। चाल कितना है? ये नॉर्मल चाल है, उसका रोज का चाल है x। तो समय है तो समय घंटा में होता है, h आवर। समय निकाले,
मतलब रोज इसको इतना समय लगता था, रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता था, अपना नियत जो चाल था उसका, उससे 480/x इतना घंटा उसको लगता था। ठीक है, ये रोज का कहानी है। लेकिन आज की कहानी कुछ और है। हो सकता है रेलगाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है उसके इंजन में, आज उसका स्पीड कम है। रेलगाड़ी की नई चाल क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, किससे कम, रोज से कम, रोज कितना था x, उससे 8 किलोमीटर कम होता, यदि ये स्पीड होता तो निकाल लेते हैं कि 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता, लगा समय, समय बराबर सूत्र एक बार लिख दिए हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए दूरी तो वही है 480, है ना, दूरी चेंज नहीं हुआ है, चाल बदल गया है। रोज का चाल था x, रोज का चाल था x, लेकिन आज नई चाल घट के हो गई है x-8, तो इतना समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा। 480 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 480/x-8 घंटा लगेगा। अब देखिए प्रश्न से, अब समझिए एक समय ये है और एक समय ये है, दोनों में अंतर क्या है। ये रोज का समय था, रोज रेलगाड़ी को इतना समय लगता था, लेकिन आज इतना समय लगा। तो क्या कह रहा है कि आज 3 घंटा अधिक लगा जाने में, क्योंकि उसका चाल कम हो गया था, तो ये समय बड़ा है ना। मान लीजिए भागलपुर से कोई ट्रेन 480 किलोमीटर दूरी तय करके प्रतिदिन कहीं जाती है, पटना जाती है, पटना तो खैर 250 कहीं आसपास है, मान लेते हैं 480 किलोमीटर है, ठीक है, तो रोज उसको 10 घंटा लगता था। सपोज दैट आज रेलगाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, आज गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्लो चल रही है, तो आज 3 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो रोज लगता था 10, तो आज कितना लगेगा, 10 + 3 13 घंटा लगेगा, 3 घंटा समय ज़्यादा लग रहा है। मतलब आज का समय बड़ा है और रोज का समय छोटा था। तो बड़ा में छोटा घटाइए, आज का समय बड़ा है, आज अधिक समय लग रहा है क्योंकि आज गाड़ी स्लो चल रही है, और रोज कम समय लगता था तो ये छोटा था। 480/x, बड़ा में छोटा घटाइए, अब कितना बड़ा है ये, 3 घंटा, है ना। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि आज जो है जब उसका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया गाड़ी का, तो 3 घंटा समय ज़्यादा लगा। मतलब ये वाला समय पहले वाले समय से 3 घंटा बड़ा है। तो नया समय में पुराना समय घटा दीजिएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब इससे आप भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिए, x × x-8, ये इसका एलसीएम हो गया, है ना। अब x-8 कट गया, बचा x को 480 से गुना कर देंगे, हो गया। अब x कट गया, x-8 को 480 से गुना कर देंगे, 480 × x-8 = 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इधर लिखते हैं, कहीं देखने में दिक्कत हो जाए। 480x माइनस 480 को इन दोनों से गुना होगा, 480 × x, 480x माइनस माइनस प्लस गुना कीजिए, 8 × 8 64 के 4 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38, इतना। अब बटा इसको गुना कीजिए, x² माइनस x × 8, 8x बराबर, कुछ नहीं किए हैं, भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ घटाव। देखने में दिक्कत हो रहा होगा, चलिए थोड़ा नीचे कर दिए हैं। क्या किए, -480 को बारी बारी से पहले x से गुना किए, फिर -8 से गुना किए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 480 × 8 3840 हो गया।
अब देखिए 480x प्लस में और 480x माइनस में कट गया, है ना। चलिए कितना बचा, 3840 एक्स स्क्वायर माइनस 8x अब बराबर कितना 3। कोना कोनी गुना कर दीजिए, 3 को 3x स्क्वायर, 3 को 8x से, 3 8 24x और 3840 गुना 1 तो कितना हो गया 3840। 3x स्क्वायर माइनस 24x अब प्लस 3840 इधर आएगा तो माइनस हो गया। द्विघात समीकरण बनाने के लिए यही करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। देखिए ये द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन 3 कॉमन लेकर के थोड़ा हम समीकरण को हल्का बना सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे, उस पार ले जाके 0 से भाग दे देंगे तो 0 तो किसी भी संख्या को निगल जाता है, तो 0/3 खत्म हो जाएगा। और वही करना ही चाहिए हम लोग को। 3 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर 3 से तीनों में भाग देंगे, 24 में जब 3 से भाग देंगे तो माइनस 8x, माइनस से इसको 3 दूनी 6 1280। अब देखिए ये जो 3 गुना में है जब उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, है ना। पूरा कर ही देते हैं। चलिए अब इतना हो गया तो क्यों छोड़ेंगे। चलिए अब इसके बाद ऊपर आ जाते हैं, समझ लीजिएगा। इसके बाद होमवर्क दे देंगे। कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब देखिए 3 गुना में है, उधर भाग चला गया तो भाग में। कोई लड़का यदि कॉमन नहीं भी लेगा तो उसका गलत नहीं है, लेकिन यदि कॉमन लेके उधर ले जाके हल्का बना सकते हैं तो बना देना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। आज पूरे क्लास में कम से कम 5 बार भीग गए होंगे पूरी तरह से, इतनी गर्मी। चलिए अब ये क्लास समाप्त हुआ। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। थक भी गया आज बहुत ज़्यादा, गर्मी में थकान अधिक हो जाता है। चलिए आप लोग के लिए अब होमवर्क की बारी है। चलिए हम इसको थोड़ा सा भाग मिटा देते हैं। आज संस्कृत का लेक्चर का लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है आपके व्हाट्सएप नंबर पर। होमवर्क बना करके शाम तक विकास सर को भेज दें उनके व्हाट्सएप पर। चलिए अब आज की होमवर्क की बारी है। होमवर्क यही एक्सरसाइज 4.1 विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी कुछ सवाल होगा। देखिए एग्जाम्पल उतारिएगा किताब से, लेकिन बनाइएगा अपने तरीके से, मतलब जैसे हम बता रहे हैं उस तरह से बनाना है। किताबी तरीका से आपको नहीं बनाना है। कितना है, उदाहरण 2 में 4 सवाल है और देख लीजिएगा अच्छे से। हाँ एक सवाल है जॉन जीवंती वाला है। ये सब द्विघात समीकरण बनाने वाला 2 सवाल है ना। समीकरण केवल बनाना है और जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, वो 4 सवाल है। मतलब 4 और 2 6 सवाल है एग्जाम्पल में। पेज नंबर 79, 80 और 81 इसमें एग्जाम्पल है। और 4.1 पेज नंबर 82 82 नंबर पेज में एक्सरसाइज भी बना लीजिएगा। एक्सरसाइज में टोटल 4 और 8 4 12 सवाल है एक्सरसाइज में और 6 सवाल है एग्जाम्पल में। तो 12 और 6 18 सवाल बना करके आपको शाम तक भेजना है, 7 बजे तक। हार्डली 8 बजे तक भी भेज दीजिए, क्योंकि संस्कृत का भी देना होता है, इसलिए हम आपको उतना प्रेस नहीं डालेंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। एक्सरसाइज 4.1 विथ एग्जाम्पल 12 सवाल एग्जाम्पल में है। 12 में 8 है जांच करने वाला, 4 है समीकरण बनाने वाला। एग्जाम्पल में 6 सवाल है, 4 सवाल है जांच करने वाला, 2 सवाल है द्विघात समीकरण बनाने वाला। बस यही 2 ही टाइप का सवाल इस चैप्टर में। टोटल 18 सवाल बना करके आपको
मेरे व्हाट्सएप पर जितना जल्द हो सके भेज दीजिए। धड़फड़ नहीं कीजिए, पहले भेजने के चक्कर में गलती नहीं कीजिए, आराम से ही भेजिए, लेकिन भेजिए ज़रूर। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, छोटों का, पापा का, मम्मी का, सबों का ख्याल रखिए। आपके घर में जो भी 18 साल से अधिक के लोग हैं, यदि वो टीका नहीं लिए हैं, उन्हें टीका लेने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको भेजिए टीकाकरण केंद्र पर, ताकि वो टीका अवश्य रूप से ले लें। चलिए, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।